गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं कंपनी में काम के दौरान क्या सावधानी सेफ्टी रखने चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको बता दूं कि पिछला वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप आईटीआई कंप्लीट कर रहे हैं या आपका कंप्लीट हो गया है तो कैसे आपको जॉब मिलेगा, जॉब आपको मिलने के बाद कैसे सैलरी आपका इंक्रीज करेगा, विदेश में आपको कितना सैलरी मिलेगा, इंडिया में आपको कितना सैलरी मिल सकता है, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। जॉब से रिलेटेड आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि आपको कैसे जॉब मिलेगा। अगर आप फिटर से आईटीआई किए हैं तो आपको कैसे जॉब मिलेगा, क्या सैलरी होगा, ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मैं बता दूं कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपनी में काम के दौरान सावधानी सेफ्टी रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, ये सभी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। कंपनी में अगर कोई दुर्घटना होता है तो किस तरह से उपचार होगा, ये सभी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक आप देखें, आपको मैं क्लियर बताऊंगा कि क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या क्या आपको जो है सेफ्टी होनी चाहिए आपको जो कंपनी में काम करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आप डिप्लोमा भी किए हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दोस्त आईटीआई डिप्लोमा नहीं किए हैं और वो कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये हमारा वीडियो है जो उनके लिए बताने जा रहे हैं कि कंपनी में काम के दौरान क्या सावधानी और सेफ्टी रखने चाहिए। चलिए बताते हैं आपको आगे कि कैसे आपको सेफ्टी रखने चाहिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं बहुत ही अच्छा से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेफ्टी रखना है, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक कंपनी में सुरक्षा और सावधानी यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन इन ए वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप में कैसे आप जो है सुरक्षा और सावधानियां अपना बनाएंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि इंडस्ट्रियल लाइन में आप जाएंगे तो कैसे कंपनी में सुरक्षा और सावधानियां आपका है। सबसे पहले वर्कशॉप में सुरक्षा का अर्थ है मीनिंग ऑफ सेफ्टी इन वर्कशॉप आपको बताएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्कशॉप के सुरक्षा और नियम क्या है, कि आग और आग की दुर्घटनाएं क्या है, मतलब कि अगर कंपनी में आग लगती है तो कैसे क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी क्या है। वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, ये सभी के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। आगे चलिए, वर्कशॉप में सुरक्षा का अर्थ पहले ही आपका था कि वर्कशॉप में सुरक्षा का अर्थ, उसके बाद है वर्कशॉप सुरक्षा का नियम, आग और आग की दुर्घटनाएं, प्राथमिक चिकित्सा। तो वर्कशॉप में सुरक्षा का अर्थ क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मीनिंग ऑफ सेफ्टी इन वर्कशॉप, तो सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है, सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है और उसे सहा जा सकता है। मतलब ऐसे संपत्ति की नुकसान हुआ बहुत कम हुआ जिसे सहा जा सकता है। सेफ्टी यानी सावधानियाँ क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। परिचय इसके बारे में देता हूं कि सेफ्टी सावधानियाँ क्या है। वर्कशॉप में कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को प्रत्येक आदमी को अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, मतलब कि आपको सावधानी अगर नहीं है तो दुर्घटना घटेगा, श्योर है। इसे प्रत्येक आदमी को सदैव याद रखना चाहिए कि एक छोटी सी असावधानी यानी कि बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। एक छोटा से छोटा आप अगर असावधानी करते हैं तो दुर्घटना घट सकता है। इससे मशीन को हानि पहुंच सकती है, उत्पादन पर असर पड़ सकता है और कभी कभी आदमी की जान का खतरा भी हो जाता है। इस प्रकार वर्कशॉप में सावधानी की बहुत बड़ा महत्व है। सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारी सभी क्रियाओं को ऐसे व्यवस्थित और नियंत्रित करती है कि न तो स्वयं दुर्घटना के शिकार होते हैं और न ही अन्य लोग इससे प्रभावित होते हैं। अतः एक अच्छे शिल्पकार को सुरक्षा की जानकारी होती है, वह सुरक्षित और अस्वीकृत कार्यविधियों को जानता है और व्यवहार में लाता है। इसलिए आपको सावधानियां सुरक्षा जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कैसे सावधानियां बरतेंगे और कैसे आप सुरक्षा रहेंगे।
दुर्घटनाओं के कारण क्या है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं कि दुर्घटना होता कैसे है। आखिर में आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए, आदमी की लापरवाही, यानी कि जो व्यक्ति काम करता है उसका लापरवाही एक नंबर में है। आदमी को अज्ञानता, यानी कि आप जो वर्कशॉप में जिस मशीन पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप उसके बारे में जानते ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपने मशीन स्टार्ट कर दिया। ज़रूरी है कि आप इसको स्टार्ट नहीं ही करें। ज़रूर है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपको नॉलेज नहीं है तो घटना घटेगा। आदमी के कार्य में अधिक आत्मविश्वास, मान लीजिए आप जो मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको खतरा हो जाता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना बने। आदमी की कार्य में अरुचि, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वर्कशॉप, यानी कि आप जो है जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उसमें आपका रुचि ही नहीं है, आपको इंटरेस्टेड ही नहीं है और आप काम कर रहे हैं, तो घटना घटता है। घटना का कारण क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आदमी की अपनी स्वयं और मशीन की क्षमता की अपेक्षा अधिक जल्दी कार्य करने की इच्छा, यानी कि मशीन की जो क्षमता है वो तो होती ही है, लेकिन आप मशीन से भी ज़्यादा क्षमता में हैं। आप जो अधिक अपने शक्ति यानी क्षमता से उपयोग कर रहे हैं तो दुर्घटना होगा। मशीन की खराब दशा, यानी कि मशीन खराब दशा में आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप बाइक खराब रहता है आप चलाते हैं, दुर्घटना होता है। मशीन की खराब दशा में मशीन को ना चलाएं। औजारों की खराब दशा, यानी कि औजार भी सही नहीं है तो आपका जो है खतरा होगा, यही कारण होता है। आदमी द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना, यानी कि जो विधि आपको रूल बताया जाता है उस तरह से काम को अपनाते नहीं हैं, दुर्घटना होता है। आदमी द्वारा कार्य के अनुसार उचित औजारों का प्रयोग न करना, यानी कि आपने सही औजार का प्रयोग नहीं किया। आदमी की मानसिक दशा ठीक न होना, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानसिक तनाव रहता है, दशा ठीक नहीं रहता है, बाहर जॉब करने चले गए हैं, घर परिवार का टेंशन है तो दुर्घटना होता है। मशीन की गतिशील पुर्जों जैसे गियर, बेल्ट, पुली आदि का गार्ड का प्रयोग न करना, यानी कि आप इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान नहीं दिया, बेल्ट हो गया, गियर हो गया, पुली हो गया, तो बेल्ट टूट गया, दुर्घटना हो जाता है। आदमी को पोशाक ठीक न होना, यानी कि पोशाक भी अगर सही ढंग से नहीं हो तो दुर्घटना होता है। उत्पादित पुर्जों को सही स्थान पर न रखना, यानी जो आपके पुर्जे पार्ट जो होते हैं उसको सही स्थान पर नहीं रखा। वर्कशॉप में बिजली और लाइट की व्यवस्था ठीक न होना है कि बिजली अगर सही ढंग से ना हो तो भी दुर्घटना होता है। आदमी में अनुशासन की कमी होना है कि आप अनुशासन में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कंपनी में। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वर्कशॉप के सुरक्षा के नियम, यानी सेफ्टी रूल ऑफ वर्कशॉप। आप कैसे वर्कशॉप में सुरक्षा का रहेंगे ये आपको मैं अब बताऊंगा। चलिए बताता हूँ सामान्य सुरक्षा का नियम क्या है। पहला नियम आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मनुष्य को, यानी कि आदमी को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी कर लेना चाहिए, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस मशीन पे काम करने जा रहे हैं, आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लेना चाहिए, यानी कि वरिष्ठ मतलब कि आप अपने ऊंचे जो आसपास जो काम कर रहे हैं, जो मशीन चला रहे हैं, चला चुके हैं, उनसे आप जो है पूछ सकते हैं कि हमें ये कैसे चलाना है। कोई आपसे डाउट हो रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अपने कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए, यानी कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे फ्रेश रखिए, यानी कि साफ़ सुथरा रखिए। कार्य करते समय प्रत्येक आदमी को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए, यानी कि पोशाक जो आप पहनते हैं, आप कंपनी की तरफ से जो कपड़े मिलते हैं उसको अच्छे तरफ से पहनिए। कार्य करते समय कमीज की लंबी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना चाहिए, यानी कि आप जो हाथ से तक कपड़े जो होते हैं उसको ऊपर चढ़ा लेने चाहिए। किसी आदमी के बाल लंबे हो तो कार्य करते समय सुरक्षा टोपी पहनकर उन्हें आवृत कर लेना चाहिए, यानी कि कोई बाल बड़ा रखता है, नहीं रखना चाहिए, या तो छोटा रखिए या तो टोपी पहन लीजिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी आदमी को अंगूठी, घड़ी, मफलर और टाई आदि नहीं पहनना चाहिए, यानी कि जो मशीन पे वर्कर काम करते हैं या आप ITI किए हैं, मशीन पे ऑपरेटर हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको जो है ये सब चीज़ें नहीं पहनना चाहिए। क्या क्या? तो अंगूठी, घड़ी, मफलर और टाई आदि नहीं पहनना चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय आँखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तले वाले तेल प्रतिरोधक जूते पहनने चाहिए। देखिए बहुत अच्छा ये लाइन आपको मैं बता रहा हूँ। आँखों के बचाव के लिए चश्मा ज़रूर पहनना चाहिए और पैरों के बचाव के लिए आप जो है मोटे तले वाले तेल प्रतिरोधी जूते पहनने चाहिए। बहुत सारे ऐसे कंपनी जिसमें आपको जूते भी मिलते हैं, चश्मे भी मिलते हैं, कैप भी मिलते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलती है।
बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। जैसे आप जाते हैं वर्कशॉप यानी कि कंपनी में जाते हैं, बहुत सारे मशीनें होती हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, उस मशीन को नहीं छूना चाहिए। कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। यानी कि आप कार्य कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, साइड में दूसरा मशीन दूसरा ऑपरेटर चला रहे हैं, आप उससे बातचीत न करें तो बहुत बेटर है। वर्कशॉप के फर्श पर तेल या ग्रीस आदि नहीं फैलाना चाहिए। यानी कि वर्कशॉप पर जो आप काम कर रहे हैं वहाँ ग्रीस तेल आदि नहीं फैलाना चाहिए, हमेशा साफ करते रहना चाहिए मशीनों को। सीढ़ी का प्रयोग करने के लिए उसे धरातल पर अच्छी तरह से रुकावट लगाकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे कभी कभी ऊपर चढ़ना होता है तो सीढ़ी का प्रयोग अच्छी तरह से करें। यदि किसी कारणवश दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत दे देनी चाहिए। यानी कि किसी प्रकार से घटना अगर हो जाता है, दुर्घटना वगैरह, तो आप अपने वरिष्ठ नागरिक से जो है अधिकारी को तुरंत सूचना दे देना चाहिए। चलिए, हस्त औजारों से सुरक्षा, यानी जो आप औजार इस्तेमाल करते हैं उससे कैसे आप सुरक्षा रह पाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करना, खराब और औजारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, बिना दस्ते की रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, टूटे या ढीले दस्त वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, छदरक मथे वाली छैनी या पंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रेती का प्रयोग उत्तोलक की तरह नहीं करना चाहिए, स्टील रूल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए, पेचकस द्वारा पेच को कसने या खोलने के लिए कार्य को हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, सदैव ठीक साइज के मेनर का प्रयोग करना चाहिए, सूक्ष्मापी यंत्रों का हस्त और औजारों के साथ मिलकर नहीं रखना चाहिए। आपको मैं बताता हूं कि आप मशीन से कैसे आप सुरक्षा रहेंगे। मशीन से सुरक्षा करना है, मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी आवश्यक है कि किस बटन से चालू होती है, किस से बंद होती है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो मशीन पे आप वर्क कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसे कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कौन से बटन से। मशीन पर कार्य करते समय छीलन को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। चालू मशीन को साफ करने पर प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसीलिए आपको पहले मालूम होना चाहिए कौन से बटन से बंद होता है, कौन से बटन से स्टार्ट होता है। मशीन पर कार्य करते समय चश्मा अवश्य पहनना चाहिए, टोपी और जूते अवश्य पहनना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा, यानी आप जो मशीन से वर्क करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक यानी कि लाइन भी रहती है, उससे कैसे आप सुरक्षा रहेंगे इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। यदि बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे, तो उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। बहुत अच्छा बात है ये, तुरंत जो है आपको वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दे देनी चाहिए। बिजली की नंगी तारों का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बिजली की जो तारें होती है उसे नंगे उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि बिजली का प्लग या तार बगैर टूट जाए तो उन्हें बदलवा लेना चाहिए, तुरंत उसे बदलवा लेना चाहिए। केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए। यानी कि जो बिजली का आदमी होगा उसी से ठीक कराना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने से खुद से ठीक करने लगे, आपको पता नहीं है, तो ये आपको समस्या ला सकता है। इसलिए आप जो बिजली वाला आदमी होता है उसी से ठीक कराएं। भार उठाने के लिए सुरक्षा, बहुत सारे कंपनी हैं जिसमें आपको कभी कभी भार उठाना पड़ता है, तो उसमें आप कैसे सावधानी बरतेंगे इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। किसी ऐसे बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो। उठाकर ले जाने वाली सामग्री सुरक्षापूर्ण संचालन करने में कुछ कठिनाइयां अनुभव होने पर अपने साथी से सहायता मांग लेनी चाहिए। किसी बोझ को उचित ढंग से उठाने के लिए बोझ के जितने नज़दीक हो उतने ही नज़दीक झुकना चाहिए। अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए और बोझ को मजबूती से पकड़कर टांगों को सीधा करते हुए उठाना चाहिए। सदैव उचित प्रकार का उत्पादन साधन उपयोग में लाना चाहिए। किसी वस्तु को स्थानांतरण करने से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ कर देना चाहिए और बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हटा देना चाहिए। वर्कशॉप में आग और आग की दुर्घटनाएं, यानी कि वर्कशॉप में मान लीजिए आग लग गया तो उसकी दुर्घटनाएं क्या होगी। फायर एक्सीडेंट इन द वर्कशॉप। आग लगना एक प्रकार की विधि है जिसमें गर्मी और लाइट पैदा होती है। यदि किसी कारणवश आग से दुर्घटना हो जाती है तो उसे आग की दुर्घटना कहते हैं। आग की दुर्घटना प्राय लापरवाही के कारण ही होती है, मतलब लापरवाही कीजिएगा आग की दुर्घटना होगा, श्योर है, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। आग फैलाने के लिए ताप और ऑक्सीजन और ईंधन की आवश्यकता तत्व होते हैं। जैसे आग फैलाने के लिए 3 तत्वों का अर्थात यानी कि ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का होना अत्यावश्यक होता है, जिसे फायर टंगल कहते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं तो ईंधन के पर्याप्त गर्म होने और हवा ऑक्सीजन के कारण
आग फैल जाती है। आग के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। कार्बोनेशियस फायर यानी कि जो आग लकड़ी, कच्चे और कोयले और पके कोयले से जलाई जाती है उसे कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। कौन से चीज़ से आग लगी है, किसको कैसे बुझाएंगे, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए, लकड़ी, कच्चे कोयले, पक्के कोयले के जलाई जाती है, यानी कि इससे आग अगर लगे तो आपको आग को पानी से बुझाना चाहिए। अतिरिक्त सोडा, एसिड या एक्सटिंग्विशर का प्रयोग में भी लाया जा सकता है। ऑयल फायर यानी कि ऑयल से फायर आग लगी हो तो क्या करेंगे। जो आग तेलीय पदार्थों से जलाई जाती है वह ऑयल फायर कहलाती है। इस प्रकार की आग खतरनाक होती है, इसको बुझाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रिकल फायर यानी कि इससे आग लगेगी तो आप क्या करेंगे। जो आग बिजली से जलती है उसे इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। इस आग को बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब बताते हैं आपको कि सेफ्टी सावधानियां हैं क्या। सेफ्टी, जिन पदार्थों को आग जल्दी पकड़ती है उन्हें अलग स्थान पर रखना चाहिए। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कार्य करने के स्थान को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। मशीनों को साफ करना चाहिए। आपको बता दें कि बाद में एक PP या बॉक्स में डालकर ढक्कन से बंद कर देना चाहिए। मध्यांतर के समय और शाम को वर्कशॉप के बाद करते समय बिजली के बटनों को ऑफ कर देना चाहिए। आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में रेत और पानी की बाल्टियां भर कर रखनी चाहिए। आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर और तैयार रखना चाहिए, हमेशा रेडी रखना चाहिए आपको। यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो वर्कशॉप की खिड़कियों और दरवाजे बंद करने चाहिए, जिससे ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आग तेल से लगी हो तो बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए और पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आग लकड़ी या कोयले में लगी हो तो पानी का प्रयोग करना चाहिए। आग फैलने और PR फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करके उसकी सेवाओं को प्राप्त की जा सकती है। अब चलिए, फायर एक्सटिंग्विशर क्या है इसके बारे में बताता हूँ। यह एक प्रकार का उपकरण है जो प्राय शंकु के आकार का होता है और लोहे का बनाया जाता है। इसके प्रकार के अनुसार इसमें गैसों को केमिकल भर दिए जाते हैं जिनसे आग को बुझाया जा सकता है। इनको वर्कशॉप में निश्चित स्थान पर लटका दिया जाता है और आवश्यक पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो देखिए, इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको इलेक्ट्रिकल या ऑयल फायर का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर की बॉडी पर लगभग 100 मिमी साइज का पीले रंग का हाथ बना देना चाहिए। फोम एक्सटिंग्विशर, इसको देखिए, इसके बारे में आपको चर्चा करते हैं। इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ऑयल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। इसमें 2 कंटेनर होते हैं। बाहरी कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल होता है और अंदरूनी कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। इसको पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर की बॉडी पर लगभग 100 मिमी साइज के भूरे रंग का हाथ बना देना चाहिए। CTC एक्सटिंग्विशर, इसके प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर के लिए किया जाता है। यह एक पीतल का सिलेंडर होता है जिसमें डबल एक्टिंग फोर्स एवं पंप लगा होता है। इसका प्रयोग ऊपर लगे हैंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें सिलेंडर को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के तरल पदार्थ से भर दिया जाता है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो यह भाप के रूप में निकलता है। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर को प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है। यह प्राय प्लंजर टाइप होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर का बाहर निकल जाता है। वर्कशॉप में प्राथमिक चिकित्सा क्या है। फर्स्ट एड फैसिलिटी इन वर्कशॉप्स। समझदार कारीगर कार्यशाला में अपना कार्य सावधानी और सुरक्षा के ध्यान में रखकर करते हैं, परंतु फिर भी यह देखा गया है कि वर्कशॉप में किसी न किसी कारणवश छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी हो, क्योंकि तुरंत डॉक्टरी सहायता मिलने में देरी हो सकती है। इस प्रकार घायल व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पहले प्राथमिक सहायता की जाती है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए ज्ञान और अभ्यास का होना अति आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा के बाद घायल व्यक्ति को चिकित्सक के सुपुर्द कर देना चाहिए। उसके बाद जो है उसको चिकित्सा यानी कि मेडिसिन देना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के अनुसार निर्देश, मतलब कि प्राथमिक चिकित्सालय से क्या निर्देश है। प्राथमिक चिकित्सालय करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारण
की जानकारी कर लेना चाहिए। बाद में मशीन, गैस, बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए। घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ नहीं लगाना चाहिए। घायल व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों को अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। घायल व्यक्ति के साथ सहानुभूतिपूर्वक बात करनी चाहिए। यदि घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो तो तुरंत रोकने के उपाय करने चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मूर्छित हो गया तो उसके मुंह पर पानी की छींटें मारनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार चूना और नौशादर मिलाकर सूंघना चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कोई अंग छिल गया हो तो कट फट गया हो तो उस पर टिंचर, आयोडीन या आवश्यकता अनुसार कोई अन्य दवाइयाँ लगाकर डॉक्टरी रुई के साथ पट्टी बांध देना चाहिए। यदि दुर्घटना अधिक बड़ी हो गई हो तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए। दुर्घटनाएं और प्राथमिक चिकित्सालय क्या है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। घाव होना, जैसे घाव होना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को यदि चोट लगने पर कटने के कारण घाव हो गया हो तो उसके सबसे पहले खून रोकने का उपाय करना चाहिए। इसके लिए गुनगुने पानी में किसी कीटाणु रोधक दवा को मिलाकर घाव को धो देना चाहिए। उसे डॉक्टरी रुई से साफ करने के बाद घाव पर बोरिक लिंट भिगोकर लगा देना चाहिए और पट्टी बांध देनी चाहिए। खून बहना, चोट लगने या कटने के कारण यदि खून बह रहा हो तो खून निकलने वाले स्थान पर ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ रखने चाहिए, खून रुक जाता है। यदि खून बाहर घाव से बह रहा हो तो उसे स्थान पर दबा देने से खून को रोका जा सकता है। मोच आना, दुर्घटना के कारण यदि हाथ पैर पर मोच आ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। जोड़ पर सूजन आ जाती है तो जोड़ जकड़ जाता है और उसकी हरकत बंद हो जाती है। इसके लिए ठंडे या गर्म पानी की पट्टियाँ बारी बारी से लगभग 5-5 मिनट पर रखनी चाहिए। जलन और झुलसना, आग और किसी गर्म वस्तु को छू जाने से, किसी रस्सी या वस्तु से रगड़ने या तेजाब से जलना कहते हैं। किसी तरल पदार्थ से जलने को झुलसना कहते हैं। इन दोनों के लक्षणों को उपचार जो है प्राय एक जैसा होते हैं। जलने और झुलसने से खाल सुर्ख लाल हो जाती है, छले पड़ जाते हैं और चमड़ी भी उतर जा सकती है। कभी कभी जलने और झुलसने वाले स्थान से खून और पानी निकलता है। इसके उपचार के लिए यदि प्रभावित स्थान पर कोई कपड़ा चिपका हुआ हो तो उसे उतार देना चाहिए। जले हुए स्थान पर साफ कपड़ा या डॉक्टरी रुई रखकर उसे ढक देना चाहिए। प्रभावित स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक मरहम लगाना चाहिए। तेल और चूने के पानी को बराबर भाग में लगाने से आराम आता है। अतिरिक्त अंडे की सफ़ेदी का लेप भी बहुत लाभदायक होता है। जलने और सुलझने पर कारण छले पड़ जाएं तो उन्हें कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। जले हुए स्थान को हवा से बचाना चाहिए। आँख में किसी वस्तु का पड़ना, आँख में किसी वस्तु का पड़ना, आँख में कोई कड़ या तिनका चला जाए तो उसे बहुत कष्ट होता है। कभी कभी इसके आँखें में घाव भी हो जाती है, जिससे आँख में कड़ और बगैर पड़ जाए तो उसे कभी मलना नहीं चाहिए बल्कि दूसरे आँख को मलना चाहिए। उससे पहली आँख वाले में पानी आ जाएगा और वो कड़ निकल जाएगा। यदि कोई कड़ बगैर आँख की ऊपरी पलक में हो तो उसे नीचे वाले पलक पर 2 या 3 बार चढ़ाना चाहिए। यदि ऊपर पलक से कड़ न निकले तो दिसलाई का सहारा देकर ऊपर पलक को पलट देना चाहिए। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि आँख के भी जो है वस्तु का पड़ना जो है बहुत ही खतरनाक होता है। आप उसमें सावधानी बरतें, चश्मा लगा कर नहीं वर्कशॉप में आप काम करें। कुचल जाना है, किसी व्यक्ति के शरीर पर भारी वस्तु गिर जाए तो ठोकर लग जाए तो प्राथमिक स्थान से गहरा धब्बा पड़ जाता है, जिससे सूजन आ जाती है, कुचल जाना कहते हैं इसे। इसके उपचार के लिए टिंचर, आयोडीन लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पानी और स्पिरिट को मिलाकर रुई में भिगोकर उसे स्थान पर बांध देना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सालय किट क्या है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। प्राथमिक चिकित्सालय किट ऐसे स्थान पर स्थिति होनी चाहिए जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। इसमें प्राय निम्नलिखित सामान्य सामग्री होना चाहिए, जैसे आपको पुस्तक, विभिन्न साइजों को सैटेलाइट, एडिसिव पट्टियाँ, विभिन्न साइजों के गेज, पॉट्स, एडिसिव टेप, ट्रेंगुलर और रोलर पट्टियाँ, काटन 1 रोल, प्लास्टर, कैंची, पेन, टॉर्च, लेटेस्ट ग्लोव्स के 2 रोल, छोटी चिमटी, सुई, सूखा हुआ तौलिया और साफ़ सुथरे कपड़े के टुकड़े, एंटीसेप्टिक सोलन, डिटॉल, थर्मोमीटर, पेट्रोलियम जैसे जैली की ट्यूब, विभिन्न साइजों को सेफ्टी पीने, साबुन वगैरह होना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ, यानी कि दर्द दूर करने वाली
एस्प्रिन की पैरासीटामोल दवा है। ये दस्त दूर करने वाली दवाइयाँ है, मधुमक्खी के काटने के लिए एंटी हिस्टामाइन क्रीम है, कब्ज को दूर करने वाली दवाइयाँ, ये सब जो है आपको मतलब रखनी चाहिए। छोटा मोटा दवाइयाँ जो है घर में भी रखनी चाहिए, या कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ भी छोटा मोटा दवा जो है या रूम पर आपको रखना चाहिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों से बोलें कि आप वो और किसी को शेयर करें। हम चाहते हैं कि कंपनी में काम के दौरान आप जो है अच्छा से सेफ्टी करें, सेफ्टी रखनी चाहिए, अच्छा से आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप हमारा वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखेंगे तो आप शेयर करेंगे। इसलिए कंपनी में काम के दौरान सावधानी ज़रूरी है। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, आप बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट आपको पहले भी कर चुका हूँ कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, शेयर दोस्तों को ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लाभ दोस्त आपके उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।